प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप फड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की पेपर फर्स्ट आधुनिक संविधान के अंतर्गत जापान के संविधान को पढ़ेंगे और जापान के संविधान के अंतर्गत हमारे अध्ययन का मूल केंद्र होगा जापान की राजनीतिक व्यवस्था में जापान का प्रधानमंत्री एवं वहाँ की कैबिनेट। जापान एक ऐसा देश है जो अपने वर्तमान संविधान के लागू होने से पूर्व एक अलग प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था के तहत शासित होता था, परंतु नए संविधान के अंतर्गत उसका लोकतंत्रात्मक कर दिया गया है। उस व्यवस्था को सम्राट का पद बना रहने दिया गया, परंतु वहां वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री एवं वहां की मंत्रिमंडल के हाथ में है। जापान के प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा करते हुए हम देखते हैं कि जापान के प्रधानमंत्री जापान की सरकार के प्रमुख और जापानी सशस्त्र सेना के कमांडर इन चीफ होते हैं। प्रधानमंत्री को जापान के सम्राट के द्वारा राष्ट्रीय डायट अर्थात वहां की संसद के द्वारा नामित किए जाने के बाद नियुक्त किया जाता है। उन्हें सम्राट के द्वारा उस पद पर नियुक्ति दी जाती है। उन्हें पद पर बने रहने के लिए प्रतिनिधि सभा, जिसे वहां हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है, उसका विश्वास होना चाहिए। वह मंत्रिमंडल के अध्यक्ष और राज्य के अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की इच्छा से अपने पद पर कार्य करते हैं। जापान के प्रधानमंत्री जापान के मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं और राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी करने में वे सक्षम अधिकार रखते हैं। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। 14 सितंबर 2020 को उन्होंने इस पद के लिए कार्य करना आरंभ किया। वे वर्तमान में सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। डाइट के द्वारा पुष्टि होने के बाद उन्हें जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में सरकार बनाने के लिए सम्राट नारुहितो से निमंत्रण मिला था और वे इस प्रकार जापान की सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को डाइट के दोनों सदनों के द्वारा नामित किया जाता है। उस उद्देश्य के लिए प्रत्येक सदन रन ऑफ सिस्टम के तहत एक मतपत्र का संचालन करता है। यदि दोनों सदन अलग अलग व्यक्ति चुनते हैं तो दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति का एक उम्मीदवार पर सहमत होने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। यदि दोनों सदन 10 दिनों के भीतर सहमत नहीं होते तो अंततः प्रतिनिधि सभा के निर्णय को डाइट का निर्णय माना जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि प्रतिनिधि सभा सैद्धांतिक रूप से किसी भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति को सुनिश्चित कर सकती है जिसे वह प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। हम आते हैं कि प्रधानमंत्री की संवैधानिक भूमिका क्या है, इस पर प्रकाश डाला जाए। प्रधानमंत्री की संपूर्ण संवैधानिक भूमिका को कुछ पॉइंट के अंतर्गत हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे और वे अध्ययन के विषय हैं संपूर्ण कार्यकारी शाखा पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण रखना प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण दायित्व है। कैबिनेट की ओर से वह संसद में किसी बिल को पेश करते हैं। कानून और कैबिनेट
के आदेश पर दस्तखत करना उनका एक प्रमुख दायित्व है। प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति दे सकते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट के मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और उन्हें किसी भी समय बर्खास्त भी कर सकते हैं। संसद और देश के घरेलू और विदेशी संबंधों पर निर्णय लेना और उसे क्रियाशील करना जापान में प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण दायित्व माना गया है। उत्तर या स्पष्टीकरण दिए जाने की मांग पर संसद को रिपोर्ट करना प्रधानमंत्री का कार्य माना जाता है। सम्राट को डायट की प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सलाह प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती है और वो ऐसा इसलिए भी होता है कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत ये नियम है कि प्रधानमंत्री चाहे तो वह अपने संवैधानिक अध्यक्ष को निम्न सदन को भंग करने की सिफारिश कर सकता है। यहां हम आते हैं कि जापान में कैबिनेट किस प्रकार कार्य करती है और कैबिनेट के कार्य एवं शक्तियां क्या हैं। जापान की कैबिनेट जापान की सरकार की कार्यकारी शाखा है। इसमें प्रधानमंत्री नेतृत्वकर्ता होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय डायट के द्वारा नामित किए जाने के बाद सरकार के द्वारा सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। साथ ही 14 अन्य सदस्यों को भी सम्राट के द्वारा इसमें नियुक्त किया जाता है जिन्हें राज्य मंत्री कहा जाता है। प्रधानमंत्री को डायट के द्वारा नामित किया जाता है और शेष मंत्रियों को प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त और बर्खास्त किया जा सकता है। कैबिनेट सामूहिक रूप से डायट के प्रति जिम्मेदार है और यदि डायट के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को अपनाया जाता है तो संपूर्ण कैबिनेट अपने पद से इस्तीफा दे देती है। संविधान के तहत प्रधानमंत्री के चयन के बाद कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट के अधिकांश सदस्य डायट के सदस्य होने चाहिए और सभी सदस्य सिविलियन भी होने चाहिए। सिविलियन का अर्थ है कि सेना से ना हो। कैबिनेट कानून के तहत कैबिनेट मंत्रियों जिनमें प्रधानमंत्री को छोड़कर उनकी संख्या 14 या उससे कम होनी चाहिए, लेकिन यदि विशेष आवश्यकता हो तो उसे 19 तक बढ़ाया जा सकता है। जापान में कैबिनेट 2 प्रकार की शक्ति का प्रयोग करती है। इसकी कुछ शक्तियां सम्राट द्वारा कैबिनेट की बाध्यकारी सलाह और अनुमोदन के साथ नामांकित होती है और अन्य शक्तियां कैबिनेट में स्पष्ट रूप से निहित मानी गई। कई संवैधानिक राजतंत्रों में प्रथा के विपरीत सम्राट नाम मात्र के मुख्य कार्यकारी भी नहीं है। इसकी बजाय संविधान स्पष्ट रूप से कैबिनेट में कार्यकारी अधिकार निहित करता है। इसलिए शासन के दिन प्रतिदिन के लगभग सभी कार्य कैबिनेट के द्वारा किए जाते हैं। व्यवहार में कैबिनेट के अधिकांश अधिकार प्रधानमंत्री द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। संविधान के तहत प्रधानमंत्री कार्यकारी शाखा पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण का प्रयोग करता है और कोई भी कानून या कैबिनेट आदेश प्रधानमंत्री के प्रतिरूपण और सम्राट की उद्घोषणा के बिना प्रभावी नहीं हो सकता है। जबकि अधिकांश अन्य संसदीय लोकतंत्रों में कैबिनेट मंत्रियों को सैद्धांतिक रूप से कार्यवाही किए जाने की स्वतंत्रता दी जाती है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राज्य मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की सहमति के बिना उनके विरुद्ध किसी भी कानूनी कार्रवाई के अधीन नहीं होते। हम देखते हैं कैबिनेट की सामान्य शक्तियां क्या हैं। जापान में कैबिनेट राष्ट्र में कानूनों को क्रियान्वित करने का कार्य करती है। यह विदेश मामलों या विदेश संबंधों का संचालन करती है। यह संधियों के निष्कर्ष संबंधी कार्य करती है और सिविल सेवा का प्रशासन करती है। बजट का प्रारूपीकरण जापान में कैबिनेट के द्वारा ही किया जाता है। कैबिनेट में लिए गए निर्णयों को लागू करने का कार्य भी कैबिनेट के मंत्री ही करते हैं। सामान्य माफी, विशेष माफी,
सजा का दमन, अधिकार वापस लेना और अधिकारों की बहाली का अनुदान कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य मंत्री द्वारा कानून और कैबिनेट के आदेशों पर हस्ताक्षर करना और प्रधानमंत्री द्वारा गिना जाना आवश्यक है। जापान में सुप्रीम कोर्ट के सहयोगी न्यायाधीशों की नियुक्ति औपचारिक रूप से मंत्रिमंडल के द्वारा या कैबिनेट के द्वारा किया जाता है। उप मंत्रियों की नियुक्ति, जिन्हें उनके संबंधित मंत्री द्वारा नामित किया जाता है, जैसे वे रिपोर्ट करते हैं, जापान में मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार ये कहा गया है कि जापान में या जापान की व्यवस्था के अंतर्गत कैबिनेट और प्रधानमंत्री ये दोनों महत्वपूर्ण शक्तियां लिए हुए होते हैं। मंत्रिमंडल दो प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है, जिसकी कुछ शक्तियां सम्राट द्वारा बाध्यकारी होती हैं और कुछ उसकी सलाह के अनुकूल होती है। जापान में व्यवस्था इस प्रकार स्थापित की गई है कि जापान का सम्राट एक नाम मात्र का या संवैधानिक शासक है और वास्तविक शक्तियां कैबिनेट और उससे भी ऊपर जाकर प्रधानमंत्री में निहित की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।